नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में ईडी ने कांग्रेस नेताओं के जो छापामारी की, वहां एक प्रश्न जो आमतौर पर चर्चा में है वह यह है कि किसके यहाँ क्या मिला, कितनी बरामदगी हुई, हर कोई यह जानना चाह रहा है। इस प्रश्न का उत्तर 20 और 21 तारीख की दरमियानी रात 1:30-2 बजे मिला, जब विधायक देवेंद्र यादव अपने बंगले से बाहर आते हैं और एक वीडियो वो ट्वीट करते हैं। इस वीडियो में वो खुद के बारे में कुछ गहरी बातें कह रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी क्यों इतनी बेचारी बनी हुई है। आप देवेंद्र यादव की इन बातों को सुनिए, उसके बाद इससे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बात मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, जिसे जानना समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ईडी के जो लोग आए थे, मुझे उन पर दया आती है, मुझे उन पर तरस आती है। उनको देखकर मुझे ये महसूस होता है कि कैसे दिन वो काट रहे हैं और कितने दबाव में वो लोग हैं। उनसे बात करके उनकी चीजों को समझकर, मतलब आकलन करता है ना हर व्यक्ति, तो मैं भी जो आकलन किया तो मेरे को उनके ऊपर दुख हो रहा था। दुख इस बात का हो रहा था कि उनके वर्किंग स्टाइल से ये महसूस हो रहा था कि कोई उनको डंडा लेके हाके पड़ा, चलो। उनने मेरे से पूछा तुम्हारी क्या एसेट है, तो मैं बोला मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने बोला तुम्हारे पास कितने घर है, मैं बोला मेरे पास मतलब ये सरकारी आवास में मैं रहता हूँ। बोले तुम्हारी पत्नी के पास क्या है, बोला उसके पास भी घर नहीं है कोई खुद का। बोले सही में, बोला हाँ। वो नौकरी करती, बोला हाँ वो भी नौकरी करती है, छोटा सा लैब चलाती है। मैं बोला सरकारी जो हमको तनख्वाह मिलती है उसमें जीवन यापन करते हैं। तो बोले नेतागिरी कैसे करते हो, मैं बोला अपने लोगों की दम पे करता हूँ। बोले पैसा कहाँ से लाते हो, मैं बोला मेरे साथी मेरे को मदद करते हैं। 19 फरवरी को देवेंद्र यादव का जन्मदिन था। देर रात तक जन्मदिन की खुशियां मनाई गई और सवेरे होते होते तक 20 फरवरी को छापेमारी हुई। वहां क्या कुछ बरामद हुआ, क्या कुछ लेकर के गई ईडी, इस बारे में ईडी को से ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया को इतना जरूर बताया गया है कि जो कोयले की लेवी को लेकर जांच चल रही है, 2021 से जो छापेमारी शुरू हुई और 2022 के अक्टूबर में जो 4 करोड़ की बरामदगी हुई, इस बारे में ईडी का पहले ही दावा है कि 2021 में करीब 500 करोड़ की लेवी की अवैध वसूली हुई है। इसी सिलसिले में छापामारी की गई है, जिसके बाद 20 फरवरी की सुबह होते होते तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह, भवन कर्मकार सनिर्माण मंडल के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल और कांग्रेस के चर्चित नेता और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के डायरेक्टर विनोद तिवारी के अलावा देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव के हाउसिंग बोर्ड भिलाई स्थित मकान पर भी छापेमारी हुई। देर रात तक ये छापेमारी चलती रही। करीब 11 बजे रात को धर्मेंद्र यादव के यहाँ से ईडी की टीम निकल गई, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह के अलावा विधायक देवेंद्र यादव के बड़े भाई धर्मेंद्र यादव की देर रात तक गिरफ्तारी की सूचना मिली और रात 3 बजे होते होते तक यह जानकारी भी सामने आई कि दोनों को छोड़ दिया गया है। काफी पूछताछ हुई और इसके बाद अभी किन किन की और गिरफ्तारी होनी है, जांच कहां तक आगे बढ़ रही है, इस पर नए नए अपडेट्स अभी आ रहे हैं। फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी ईडी की ओर से अभी मीडिया को नहीं दी गई है। देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित मकान में छापेमारी चलती रही। रात के 1:30 बजे के बाद देवेंद्र यादव ने अपने समर्थकों को समझाने की कोशिश की। इसके पहले उनके समर्थकों ने ईडी के विरुद्ध नारेबाजी करने के साथ साथ अपने चहेते विधायक के घर के बाहर रामधुनी भी गाई और भजन कीर्तन के साथ जो माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। वहां से यह राजनीतिक संदेश तो साफ है कि अब कांग्रेस और ईडी आमने सामने हैं। देर शाम तक इसका नज़ारा भी देखने को मिला, जब पचपेड़ी नाका रायपुर के सामने जहां ईडी का ऑफिस है, वहां कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया। बैरिकेडिंग तोड़ के जब आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो सीआरपीएफ के जवानों से झड़प हुई। एक जवान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घिर भी गया। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें खूब तेजी से वायरल होती है। लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, अब पहले की तरह कुछ भी चीज नहीं छिपती। पल भर में सारी बातें मेन स्ट्रीम की मीडिया से कहीं आगे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चल जाता है। 20 फरवरी को दिन भर चर्चा होती रही कि कहां कहां छापेमारी आई। बाद में कुछ 2 नाम और सामने आए, जहां खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन और कांग्रेस के सारंगढ़ से विधायक चंद्रदेव राय का भी नाम सामने आया, जिनके घर ईडी ने छापेमारी की और छापेमारी से कुछ कागजात बरामद हुए। और क्या क्या बरामद हुआ, कौन कौन सी डिवाइस ईडी अपने साथ ले गई है, ईडी ने अभी तक
कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन छनी हुई जानकारियां जो पुष्ट नहीं होती हम उन्हें सार्वजनिक नहीं करते। हमारे पास ढेर सारे इनपुट है, जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से ईडी ने रायपुर में श्री राम नगर, डीडी नगर, गीतांजलि नगर, मोआ सहित अनेक जगह छापेमारी की। सारंगढ़ के विधायक चंद्रदेव राय के पैतृक निवास तक में जाकर ईडी ने अपनी छापेमारी की। बहुत लंबी तैयारी होती है। ईडी आमतौर पर किन्हीं शिकायतों पर नहीं जाती, बहुत पहले से कई दिनों तक अन्य केंद्रीय एजेंसियों की मदद से ये सारी तैयारियां की जाती है। लेकिन ईडी की छापेमारी की जो टाइमिंग है उसे लेकर जाहिर तौर पर कांग्रेस की ओर से तगड़ा आक्षेप तो लगना ही था, क्योंकि 24 से लेकर 26 तारीख तक कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। ऐसे अधिवेशन से पहले जो छापेमारी हुई है, तो कांग्रेस का कहना है कि यह सब कुछ ईडी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की ओर से उनके इशारे पर कार्यक्रम डिस्टर्ब करने के लिए यह सब कर रही है। इस छापेमारी पर खुद सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह और डॉक्टर रमन सिंह का एक औपचारिक बयान आया। लेकिन इन सब बयानबाजी के पहले जो चर्चा ये आम थी कि आखिर कांग्रेस के खासकर युवा नेताओं के जिनके यहाँ छापेमारी की गई, उसमें सबसे चर्चित नाम है देवेंद्र यादव। यहाँ लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि देवेंद्र यादव के यहाँ ही छापेमारी क्यों की गई, उनके भाई के यहाँ छापेमारी क्यों की गई। यहाँ से एक बात जोड़कर देखी जा रही है कि जिस तरह से देवेंद्र यादव लगातार पार्टी आला कमान के नजदीक आते जा रहे थे। अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की यात्रा में वो न केवल शामिल रहे, बल्कि दावा किया गया कि अपने 500 समर्थकों को अपने साथ लेके गए थे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पंजाब के आदमपुर की है, 16 जनवरी की तस्वीर है। देवेंद्र यादव की माँ श्रीमती पुष्पा यादव यहाँ राहुल गांधी के साथ यात्रा में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों से साफ था कि इस वक्त देवेंद्र यादव पार्टी आलाकमान के खास चाहते हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं कि अधिवेशन स्थल जहां नया रायपुर में जहां कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है 24 से 26 फरवरी तक, वहां रास्ते भर में आप ये होर्डिंग को तस्वीरें देख सकते हैं। तकरीबन 14-15 किलोमीटर तक लगातार प्रायः सभी पोस्टर में देवेंद्र यादव की तस्वीरें प्रमुखता से लगी है। यहाँ राजनीति के जानकार यह प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस के 71 विधायक में सिर्फ देवेंद्र यादव की फोटो इतनी प्रमुखता से क्यों लगाई गई है। हालांकि एजाज ढेबर जो रायपुर के महापौर हैं, शहर में उनकी भी तस्वीरें बहुतायत देखी गई है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें प्रस्तुत हुई है, जिस तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है, वहां से एक बात स्पष्ट है कि देवेंद्र यादव इस वक्त न केवल राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरह से गांधी परिवार की उनकी नज़दीकी है, उसके मायने कांग्रेस से जुड़े हुए लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले दिनों में देवेंद्र यादव को कितनी ज़्यादा राजनीतिक तवज्जो मिलने वाली है। ऐसे में जब उनके यहाँ छापेमारी हो रही है और जिस तरह से छापेमारी का विरोध भी हो रहा है, स्वयं देवेंद्र यादव जो बातें कह रहे हैं वो आपने ध्यान से सुना। अब आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सुनिए कि वो ईडी के बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने छापेमारी को किस तरह से भारत रत्न के साथ जोड़ दिया। सीधा सीधा ये राजनीतिक दबाव के चलते विधायकों के यहाँ, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ छापा डालने का मतलब क्या है? वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप काम मत करो। अरे ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे हम? बाहर से लोग आते थे, डेवलपमेंट देखते थे, विकास देखने आते थे। आजकल चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में कोई बाहर से आता है, मीडिया के साथ चर्चा करता है, तो पहली चर्चा होती है ईडी और सीडी को लेकर ही चर्चा होती है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की ओर से यह बताया गया कि जो छापेमारी की जा रही है वह कोयले के प्रति टन की जो लेवी वसूली होती है ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपए की, इस मामले में ये गिरफ्तारियां हो रही है। इस मामले में उन्होंने आरपी सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ऑफिशियली उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसी सिलसिले में जब 11 अक्टूबर 2022 को छापेमारी की गई थी, उसके बाद 13 अक्टूबर को कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होती है। इन गिरफ्तारियों में जो सबसे चर्चित नाम है वह है छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के CEO समीर बिश्नोई का। इसके अलावा कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया। इसी सिलसिले में 13 अक्टूबर 2022 के बाद 29 अक्टूबर को
सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जो अचानक गायब हो गए थे, फरार थे। उसके बाद राज्य सेवा की अफसर सौम्या चौरसिया को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2 खनिज अफसरों समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस तरह से मौजूदा समय में एक IAS और 9 कारोबारी इस मामले में जेल में बंद हैं। ईडी की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन कुछ समाचार एजेंसियों को जो जानकारियां दी ईडी की ओर से, उन जानकारी के आधार पे हम इस बात का सही तौर पर कोई दावा करने की स्थिति में नहीं है कि कितनी बरामदगी हुई और क्या कुछ कागजात लेके गए हैं, कौन कौन से डिवाइस अपने साथ ले गई है ईडी, और अभी किन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है या कार्रवाई अभी रोक दी गई है। क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई कोई अखबार में विज्ञापन देकर के तो नहीं करता। जाहिर तौर पर यहाँ छत्तीसगढ़ में कब क्या हो जाए चुनाव के पहले, जैसे कि कांग्रेस की ओर से आशंका प्रकट की जा रही है कि यहाँ ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। राजनीति में ऐसे दावे प्रतिदावे, वार पलटवार चलते रहते हैं। कई बार मर्यादा लांघकर व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाए जाते हैं, जिससे जाहिर होता है कि राजनीति शुचिता से कहीं दूर जा रही है। और जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप का स्तर मर्यादा विहीन हो जाता है, वह हम मीडिया की दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को तवज्जो न दिया जाए, जिससे समाज में राजनीति का एक कुरूप चेहरा प्रस्तुत हो। राजनीति की शुचिता के लिए राष्ट्रबोध हमेशा अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है। हम चाहेंगे कि जो ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हो रही है, क्या वो सही है या गलत, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। और इसका राजनीति में, खासकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में कितना गहरा असर पड़ने वाला है, इस बारे में आपकी क्या राय है। यदि आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो आगे नए अपडेट्स में हम आपके विचारों को भी शामिल करेंगे। राष्ट्रबोध के आज के इस अंक में इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे मुलाकात कुछ नई जानकारियों के साथ होगी। नमस्कार।